चैप्टर 21 सरप्राइज टेस्ट। अब आगे आर्यन मोक्ष को लेकर एक कैफे में आया हुआ था जहां उसकी मुलाकात देवांश से हुई तो उसे देख आर्यन जाकर उसके सामने बैठ गया। देवांश ने उसे जाने के लिए कहा लेकिन आर्यन ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए देवांश खुद ही उठकर जाने लगा तो आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। देवांश ने उसकी तरफ देखा तो आर्यन भी उसकी ही तरफ देख रहा था। डोंट बी रूड प्रोफेसर, मैं बस आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूं। आई प्रॉमिस मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, प्लीज मत जाइए, उसने अपनी आकर्षित आवाज में कहा जो किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी थी। देवांश भी उसकी बात मानते हुए वापस अपनी जगह पर बैठ गया। वह खुद नहीं जानता था कि उसने क्यों आर्यन की बात मानी। देवांश वापस से अपने काम में लग गया और आर्यन उसे बैठा हुआ देखता रहा। देवांश को देखते हुए उसकी आंखों में हमेशा से दिखने वाला जुनून नजर आ रहा था। तभी एक ऑटो वहां आया और उसने एक कॉफी का कप वहां रख दिया जो कि देवांश ने ही ऑर्डर किया था। उस वेटर ने बहुत ही पोलाइट आवाज में पूछा, आप कुछ और लेना पसंद करेंगे सर? देवांश ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराकर कहा, नो थैंक्स। उसके कहने पर भेजो सर झुकाकर वहां से चला गया और देवांश वापस अपने काम में लग गया। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि सामने बैठे आर्यन का चेहरा सर्द हो चुका था और उसने वैसे ही लहजे में कहा, आप इतने प्यार से कभी मुझसे तो बात नहीं करते और ना ही कभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। उसकी बात पर देवांश ने उसकी तरफ देखा तो आर्यन का चेहरा देखते हुए उसे अपने शरीर में एक सिरहन महसूस हुई। वो भला कैसे भूल सकता है कि वह इस वक्त किसके साथ बैठा है। देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया तो आर्यन अपनी चेयर को लिए उसके नजदीक आया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पसंद नहीं कि आप मेरे अलावा किसी और को देखकर मुस्कुराए भी या फिर किसी से प्यार से बात करें। हाँ ठीक है, समझ गया, सॉरी, कहकर देवांश से नजरें झुका ली। वह ज्यादा देर तक आर्यन की आंखों में देखा नहीं पाता था। उसे हमेशा एक बेचैनी महसूस होती थी। उसे नजरें मिलाने में उसके सॉरी कहने पर आर्यन का चेहरा नॉर्मल हो गया और वह वापस से पीछे होकर बैठ गया, लेकिन उसने अपनी नजरें एक पल के लिए भी देवांश से नहीं हटाई थी। कुछ वक्त बाद ही उसने कहा, वैसे प्रोफेसर आप ये कर क्या रहे हैं? तुम्हारी क्लास के लिए टेस्ट पेपर तैयार कर रहा है। देवांश ने बिना उसकी तरफ देखे सीधा सा जवाब दिया। आर्यन की एक भौं ऊपर उठ गई। टेस्ट? लेकिन आपने तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया क्लास में प्रोफेसर। हाँ क्योंकि यह एक सरप्राइज टेस्ट है और सरप्राइज टेस्ट का मतलब तो तुम जानते ही होंगे। उसकी बात सुनकर आर्यन का मुंह बन गया। इतना स्ट्रिक्ट होना अच्छी बात नहीं है प्रोफेसर। सरप्राइज टेस्ट के नाम पर क्या आप हम सभी को हार्ट अटैक देना चाहते हैं? अगर फालतू के काम छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो तुम्हें कोई हार्ट अटैक नहीं आने वाला, लेकिन तुम पढ़ाई को छोड़कर बाकी सारे काम करते हो, घूमना फिरना, प्रोफेसर के साथ फ्लर्ट करना और यहाँ तक कि उन्हें डरना भी। इस बार देवांश ने उसे एक नजर देखकर कहा। आर्यन के होठों पर मुस्कान आ गई। मैं फ्लर्ट सिर्फ आपके साथ करता हूँ और शायद आपको ना पता हो तो बता दो, आई एम टॉपर। देवांश ने कहा, रियली? लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। टॉपर वाली हरकतें नहीं है तुम्हारी, बल्कि एक रोमियो वाली है जो इस वक्त फिलहाल प्यार में पागल हो चुका है। चलिए एक लिस्ट, आपने ये तो मना कि मैं आपसे प्यार करता हूं और आपके प्यार में पागल हो चुका हूं, और दूसरी बात मैं सच में टॉपर हूं और आपको विश्वास दिलाने के लिए आपकी सरप्राइज टेस्ट में फुल मार्क्स भी लेकर आ सकता हूं। बस बदले में आपको मुझे कुछ गिफ्ट देना होगा। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? मैं किसी को कोई गिफ्ट नहीं देने वाला और वैसे भी गिफ्ट के लिए तो मैं पहले फुल मार्क्स लाने होंगे जो मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगे, देवांश ने चैलेंजिंग टन में कहा और अब बात आर्यन की सेल्फ रिस्पेक्ट की आ चुकी थी। उसने कहा, ठीक है फिर प्रोफेसर, तैयार रहिएगा मेरी टेस्ट कॉपी चेक करने के लिए और साथ ही मुझे गिफ्ट देने के लिए, और वह गिफ्ट क्या होगा वह तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसकी बात पर देवांश ने कुछ नहीं कहा। शायद उसे यही लग रहा था कि चाहे लड़का कितनी भी पढ़ाई करें लेकिन फुल मार्क्स तो नहीं आ सकते, कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर तो कम होंगे ही। इधर मोक्ष बैठा मजे से अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहा था और अब उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। आर्यन की कॉफी उसने देवांश की ही टेबल पर भिजवा दी थी। अपनी आइसक्रीम को खत्म करने में लगा हुआ था कि इतने में किसी ने उसके सामने टेबल पर कुछ रखा। मोक्ष की नजर कहीं उसे पर तो उसकी आंखें चमक उठी। उसके सामने टेबल पर एक की चेन रखा हुआ था जिसमें एम अल्फाबेट भी था। यह वही की चेन था जो मोक्ष ने कहीं खो दिया था। उसने जल्दी से की चेन को उठाया और साथ ही उसे रखने वाले की तरफ देखा तो उसकी आंखों के आगे लक्ष्य का चेहरा था। मोक्ष ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, ऑफिसर है आपके पास था? लक्ष्य ने सिर हिला दिया। हम जब उस दिन तुम मॉल में मुझसे टकराए थे तुमने इसे वहीं गिरा दिया था, मुझे मिल गया था तो मैंने अपने पास रख लिया, सोचा जब दोबारा तुमसे मिलूंगा तो तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन लगा नहीं था कि इतनी जल्दी मुलाकात होगी। वैसे आप यहाँ कैसे, और वह भी आज बिना यूनिफॉर्म के? मोक्ष ने सवाल किया, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह भला कैसे लक्ष्य से यह सवाल पूछ सकता है। वह इससे पहले सिर्फ एक बार ही मिले हैं और यहाँ तक कि एक दूसरे का नाम ही नहीं जानते हैं, फिर भला यह सवाल करने कहा उसे कैसे हुआ? मोक्ष यही सोच रहा था जब लक्ष्य ने कहा, मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ आया था। ओ मैं भी अपने फ्रेंड के साथ ही आया था, मोक्ष ने जल्दी से कहा और एक बार फिर आंखें मिचली। पता नहीं क्यों वह इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर रहा था। लक्ष्य को हंसी आ रही थी जिसे मुश्किल से कंट्रोल करते हुए उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड्स चले गए क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा फ्रेंड उधर बैठा है, कहते हुए उसने आर्यन की तरफ इशारा किया। लक्ष्य ने आर्यन की तरफ देखा तो साथ ही उसकी नज़र प्रोफेसर देवांश पर भी चली गई। तुम्हारा दोस्त तुम्हें छोड़कर वहां पर क्यों बैठा हुआ है? और जो उनके साथ बैठे हैं क्या वह भी तुम्हारे दोस्त हैं? नहीं वह हमारे प्रोफेसर हैं, मोक्ष ने छोटा सा जवाब दिया तो लक्ष्य ने सिर हिला दिया। अब इससे आगे बात करने के लिए दोनों के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए लक्ष्य ने कहा, ओके बाय, कहकर वो जाने लगा तो मोक्ष ने तुरंत ही उसे रोकते हुए कहा, ऑफिसर। उसके बुलाने पर लक्ष्य उसकी तरफ पलट गया। मोक्ष ने से झुका लिया और हिचकिचाते हुए कहा, अगर आप फ्री है तो क्या मेरा मतलब है कि अगर अभी आपके फ्रेंड नहीं आए हैं तो क्या आप मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगे? कहकर उसने लक्ष्य की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। वहीं लक्ष्य उसे असमंजस में देखने लगा। आखिर चाहता क्या था ये लड़का उससे? आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी यह कहानी। और आज का एपिसोड आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही एपिसोड को लाइक और शेयर भी जरूर करें। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स। चैप्टर 22 ऑफिसर ही मेरा नाम हुआ। अब आगे लक्ष्य अपने से किसी दोस्त से मिलने के लिए एक कैफे आया हुआ था जहां उसकी मुलाकात मोक्ष से पहली मुलाकात में जो की चेन उसके पास रह गई थी उसे ही देने के लिए वह मोक्ष की तरफ चला गया। मोक्ष को उसकी की चेन देने के बाद मोक्ष ने उसे रोकते हुए बड़ी हिम्मत करके एक कॉफी के लिए पूछ लिया। इसके बाद वह लक्ष्य को देखने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन लक्ष्य उसे सवालिया नजरों से देखने लगा था। एक गहरी सांस लेते हुए लक्ष्य उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया तो मोक्ष भी मन ही मन खुश होते हुए उसके सामने आ बैठा। उसने लक्ष्य से पूछकर उसके लिए एक कॉफी ऑर्डर कर दी जिसके बाद उस टेबल पर पूरी तरीके से शांति हो चुकी थी।
लक्ष्य तो वैसे भी ज्यादा बातें नहीं करता था और मोक्ष पहली बार किसी से बात करने में संकोच कर रहा था, वरना अपने नेचर के अनुसार वह अब तक उसे न जाने कितना कुछ कह चुका होता है। वहां पहले शांति को तोड़ने के लिए लक्ष्य ने ही कहा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हम 2 बार मिल चुके हैं, तुम मुझे कॉफी के लिए भी पूछ चुके हो लेकिन अभी तक अपना नाम नहीं बताया। अपने मोक्ष की तरफ देखते हुए सवाल किया। वैसे तो उसका नाम जानता था लेकिन ये बात तो सामने आने देना नहीं चाहता था, वरना मोक्ष उसे सवाल कर बैठता कि वह उसका नाम पहले से कैसे जानता है। मोक्ष मोक्ष माहेश्वरी नाम है मेरा, रायचंद मेमोरियल कॉलेज के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आपका नाम क्या है? ऑफिसर। तुम मुझे ऑफिसर बुलाते हो ना, तो यही मेरा नाम हुआ, लक्ष्य ने कहा। तो मोक्ष का मुंह बन गया। नहीं बताना है तो मत बताओ, मैं जब भी आपसे मिलूंगा आपको ऑफिसर ही कहूंगा। तुम्हें विश्वास है कि हमारी मुलाकात दोबारा होगी? इतना बड़ा शहर है, क्या पता हम कभी दोबारा मिल ही ना पाए। लक्ष्य ने कहा। तो मोक्ष जल्दी से बोला, लेकिन मुझे लगता है हम दोबारा जरूर मिलेंगे, और वह भी बहुत ही जल्द, उसने कहा और हल्के से मुस्कुरा दिया जिसके कारण उसके गाल पर डिंपल पड़ने लगे। मोक्ष सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट था, उसकी क्यूटनेस पर कोई भी अपना दिल हार बैठे। ऐसा नहीं था कि कॉलेज में उसे प्रपोज नहीं आते थे, उसे भी बहुत सी लड़कियों ने प्रपोज किया था, लेकिन उसने सभी को बहुत ही रिस्पेक्टफुली मना कर दिया क्योंकि उसके हिसाब से अभी वह इन सारी चीजों के लिए बहुत छोटा था। और दूसरी बात यह कि उसे फेरी टेल्स में बहुत ज्यादा विश्वास था। उसे भी लगता था कि एक दिन कोई परफेक्ट, केयरिंग और प्रोटेक्टिव पार्टनर उसकी भी जिंदगी में आएगा, जो उसके आसपास के लोगों की तरह उसे ट्रीट करेगा, उसका ध्यान रखेगा, बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह जैसे कि विरुद्ध समय को करता है। और आर्यन अपने प्रोफेसर के प्यार में पागल है, ठीक उसी तरह कोई उससे भी प्यार करेगा, इसलिए वह अपने समवन स्पेशल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लक्ष्य के लिए ऑर्डर की गई काफी आई तो वो कॉफी पीने लगा और हमारा मोक्ष अपनी दूसरी मंगाई हुई आइसक्रीम खाने लगा। तभी कोई आकर उन दोनों के पास खड़ा हो गया। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो आर्यन खड़ा दोनों को घूर रहा था और उसने वैसे ही कहा, कौन है ये? क्या तुम जानते हो इन्हें? पहले मिल चुके हो? कहाँ मिले हो? उसके लगातार सवालों से मोक्ष कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहा था। तभी देवांश, जो आर्यन को इस तरफ आता हुआ देखकर और उसके चेहरे के भावों को देखकर उसके पीछे आया था, उसने कहा, आर्यन उसे जवाब तो देने दो, तुम बोले जा रहे हो। उनके कहने पर आर्यन शांत हुआ और उसके शांत होते ही मोक्ष ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ इन्हें, पहले इनसे मॉल में मिला था, हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए थे और मेरा की चेन वहीं पर गिर गया था। आज इन्होंने मुझे देखा तो वह वापस करने के लिए आ गए, तो मैंने बस उन्हें कॉफी के लिए पूछ लिया। उसने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। उसे डर था कि कहीं आर्यन अपने सवाल फिर से शुरू न कर दे। उसके कहते ही आर्यन भी शांत हो गया, जिसे देख लक्ष्य ने उठाते हुए मोक्ष से कहा, ठीक है अब मैं चलता हूँ, शायद मेरा दोस्त नहीं आने वाला, बाय, अपना ध्यान रखना, कहकर उसने मोक्ष के बाल सहला दिए और वहां से चला गया। शायद वह खुद को ही करने से रोक नहीं पाया था। मोक्ष की क्यूटनेस देखकर एक पल के लिए लक्ष्य भी उसकी तरफ आकर्षित हो ही गया था, लेकिन अगले ही पल उसे ध्यान आया कि मोक्ष अंगद माहेश्वरी का बेटा है, जो याद आते ही उसके मन में आई भावनाएं एक पल में कहीं दबके रह गई, लेकिन फिर भी वह खुद को उसके बाल सहलाने से रोक नहीं पाया। लक्ष्य के जाते ही मोक्ष ने आर्यन को घूरते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? शांति से आकर बात नहीं कर सकते थे क्या? तुम्हारी वजह से वह चले गए, मैं उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पाया। लेकिन तुम्हें बात करनी क्यों थी? वह भी एक अजनबी से? भूलो मत मोक्ष, हमारी फैमिली के बहुत सारे दुश्मन है, क्या पता वह भी उनमें से एक हो। आर्यन ने लक्ष्य पर शक करते हुए कहा। उसकी बात पर मोक्ष चिढ़ गया, कुछ भी मत बोलो तुम, वह एक पुलिस ऑफिसर है, उनसे भला मुझे क्या खतरा हो सकता है? और हमारी फैमिली की भी पुलिस वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, समझे? अच्छा बाबा ठीक है, समझ गया, गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, अब तुम गुस्सा मत हो और चलो हम घर चलते हैं, काफी देर हो गई है, आर्यन ने कहा। तो मोक्ष ने तुरंत ही देवास की तरफ देखा और प्रोफेसर डॉन तिवरी अबाउट में मैं खुद चला जाऊंगा, वैसे भी मुझे कुछ काम है, इसे तुम दोनों जाओ, देवांश ने कहा। तो आर्यन ने सिर हिला दिया, शायद उन दोनों की पहले ही इस बारे में बात हो चुकी थी, जिसके कारण आर्यन ने उसे घर छोड़ने की कोई बात नहीं की और मोक्ष को लेकर वहां से चला गया। क्या लगता है आप सभी को, क्या आर्यन करेगा लक्ष्य के बारे में पता? आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी यह कहानी। और आज का एपिसोड आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और साथ ही एपिसोड को लाइक और शेयर भी जरूर करें। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो, फोल्डेड हैंड्स। 23 तो क्या मैं आप पर लाइन मार सकता हूँ? अब आगे। एक अंधेरा कमरा था, वह जहां सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन की वजह से रोशनी हो रही थी। कंप्यूटर के सामने तुषार बैठा हुआ लगातार कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चला रहा था। उसके अलावा उस कमरे में राज भी मौजूद था, जो उसके पास ही बैठा हुआ कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ध्यान से देख रहा था। कुछ वक्त बाद ही तुषार ने कान में लगा हुआ हेडफोन निकाल कर रखा और चेयर पर आराम से बैठते हुए हाथों को स्ट्रेच करने लगा। शायद वह जो अब तक करने की कोशिश कर रहा था वह काम पूरा हो चुका था। राज की नजरें अभी भी स्क्रीन की तरफ थी। तुषार ने कहा, इस आदमी का नाम धर्मेश है, लेकिन यह समुद्र की बहुत छोटी मछली है, पर हमारे काम की है। रूप ने जो इसका नंबर हमें दिया है, मैंने उसकी कॉल डिटेल्स निकाली तो कॉलेज के स्टूडेंट के नंबर के अलावा सिर्फ एक नंबर है जिस पर बहुत ज्यादा बातें की गई है। मैंने उस नंबर के बारे में पता किया तो पता चला यह नंबर किसी चरण के नाम पर है। हाँ ठीक है, अब बस हमें इस धर्मेश और चरण तक पहुंचना है, जिसके बाद हम समुद्र की बड़ी मछलियों तक भी पहुंच पाएंगे। राज ने उसकी तरफ देखकर कहा तो तुषार ने सहमति में सिर हिला दिया। राज तुरंत ही अपनी जगह से उठाते हुए बोला, ठीक है फिर मैं चलता हूँ, हमें जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ना है, अब बस इनकी लोकेशन निकालने की कोशिश करो। बोलकर वह जाने लगा तो तुषार ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। तुषार ने हल्की सी गर्दन तिरछी कर राज के चेहरे की तरफ देखा और कहा, आपका काम हो गया तो आप जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? दिस इज नॉट फेयर, कम से कम आप एक कॉफी तो मेरे साथ पी ही सकते हो, कहकर वह उठा और उस कमरे से बाहर निकल गया। राज वहीं खड़ा उसे जाते देखता रहा। कुछ वक्त बाद ही तुषार हाथ में 2 कॉफी के कप लेकर अंदर आया, जिसमें से एक उसने राज की तरफ बढ़ा दिया। उसके हाथ से कॉफी लेते हुए राज दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया। तुषार भी आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। राज ने अभी एक कॉफी का सिप लिया ही था कि तुषार ने एकदम से कहा, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? उसका ये सवाल सुनते ही राज के मुंह से काफी बाहर आ गई और वह खांसने लगा। तुषार ने तुरंत ही कॉफी का कप साइड में रखें उसके पास आकर उसकी पीठ से हिलाना शुरू कर दिया। राज को बेटर फील हुआ तो उसने तुषार की तरफ देखा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ओ अच्छा, तो फिर अपने बॉयफ्रेंड का नाम बता दीजिए, कहते हुए वह वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया। राज उसके सवाल से चिढ़ उठा और कहा, मेरी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों में से कोई भी नहीं है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं किसी रिलेशनशिप में आऊं। टाइम किसी के भी पास नहीं होता इंस्पेक्टर, टाइम को निकालना पड़ता है। वैसे अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होगा तो क्या आप उसके लिए अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पाएंगे? कहते हुए उसने अपनी कॉफी का सिप लिया।
राज ने सोचते हुए कहा, देखो मैं इस बारे में पहले कभी सोचा नहीं है, और पहले कोई होना तो चाहिए, अगर होगा तो हो सकता है मैं उसके लिए टाइम निकाल लूं। उसकी बात पर तुषार सिर हिलाने लगा। फिर उसने अचानक से ही कहा, तो क्या मैं आप पर लाइफ मार सकता हूं? उसके इस डायरेक्टर सवाल से राज आंखें बड़ी कर उसकी तरफ देखने लगा। क्या इस लड़के को थोड़ी सी भी परवाह नहीं थी कि राज उसके बारे में क्या सोचेगा? राज के एक्सप्रेशन देखकर तुषार ने कहा, देखिए इंस्पेक्टर, काम तो जिंदगी भर करना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि हम उसके साथ अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ कर नहीं सकता। आप मुझे पसंद हो, इसलिए मैं आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे मौका देंगे? बोलकर वो उसके जवाब का इंतजार करने लगा। राज अभी भी अविश्वास से उसकी तरफ देख रहा था। फिर वह एकदम से उठा और बिना कुछ कहे उस कमरे से बाहर चला गया। तुषार ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ चुकी थी। अगले दिन कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट के बीच चर्चा का विषय सिर्फ एक बना हुआ था, और वह था फ्रेशर पार्टी का होना, जो हर कॉलेज में आए न्यू स्टूडेंट के लिए होती है। फ्रेशर्स के साथ साथ कॉलेज के बाकी स्टूडेंट को भी इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। आर्यन अपनी क्लास में आखिरी बेंच पर बैठा हुआ बार बार अपनी घड़ी और दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसके प्रोफेसर के आने का समय हो चुका था, लेकिन शायद वह थोड़ा सा लेट हो चुके थे। तभी देवांश क्लास के अंदर एंटर हुआ। सभी स्टूडेंट ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया और फिर वापस से बैठ गए। देवांश ने एक नज़र पूरी क्लासरूम की तरफ देखा और आखिर में उसकी नजरें आर्यन से जा मिली, जिसे देख आर्यन ने उसे आंख मार दी और देवांश ने ये देख अपनी आंखें घुमा ली। अब तो उसे आदत हो चुकी थी आर्यन के इस फ्लर्ट की। देवांश ने फिर सभी की तरफ देखते हुए कहा, तो आज मैं आप सभी को पढ़ने वाला नहीं हूं, बल्कि आज मैं आप सभी का एक टेस्ट लेने वाला हूं, ये देखने के लिए कि जो मैंने अब तक आप सभी को पढ़ाया वह आपको कितना समझ आया। इसलिए अपनी अपनी बुक्स बंद कीजिए। उसकी बात सुनते ही पूरी क्लासरूम में शोर सा होने लगा। सभी के चेहरे उतर गए थे, लेकिन अब वह सभी बेचारे कर भी क्या करते थे। देवांश ने सभी को टेस्ट पेपर दिए। जब वह आर्यन के पास आया तो आर्यन ने धीरे से कहा, आपको अपना प्रॉमिस तो याद है ना? प्रोफेसर, मैं आपसे कोई भी गिफ्ट मांग सकता हूं। उसके लिए पहले तुम्हें फुल मार्क्स लाने की जरूरत है। पहले टेस्ट पर ध्यान दो, उसके बाद का बाद में देखा जाएगा। धीरे से बोलकर देवांश उसके पास से हटकर सामने आकर खड़ा हो गया। उसने सभी को टेस्ट शुरू करने के लिए कहा और वहीं खड़ा होकर सभी पर नजर रखने लगा। तो क्या लगता है आप सभी को, क्या आर्यन टेस्ट में फुल मार्क्स ला पाएगा? क्या राज देखा परमिशन तुषार को उसे पर चांस मारने की? आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी यह कहानी। और आज का एपिसोड आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएगा, और साथ ही एपिसोड को लाइक और शेयर भी जरूर करें। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स। चैट 24 किराने की दुकान। अब आगे। रूप कॉलेज कैंपस में अकेले ही बैठा हुआ इस वक्त फोन पर सृष्टि से बात कर रहा था। उसने कहा, आज तो वह मुझे धर्मेश कहीं भी नजर नहीं आया है, और कॉलेज में भी फिलहाल काफी शांति ही है। ठीक है, आज रात ही हम उसे पकड़ने वाले हैं, समय बहुत कम है, इसलिए हमें जल्दी काम करना होगा। टाइगर ने तुम्हें आने के लिए मना किया है, इसलिए तुम कॉलेज के बाद सीधा घर जाओगे। दूसरी तरफ से सृष्टि ने कहा तो रूप का मुंह बन गया। उसने किसी बच्चे की तरह कहा, लेकिन ये तो गलत बात है मैम, मैं भी आप लोगों की मदद करने के लिए आना चाहता हूं, लेकिन आप लोग मुझे छोटा समझकर बार बार दूर झटक देते हो। उसकी बात सुनकर सृष्टि को हंसी आ गई। अपनी हंसी रोक उसने कहा, क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता है, तुम सबसे छोटे हो हमारी टीम में रूप, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ हो जाए, वह भी इस उम्र में। मैं इतना भी छोटा नहीं हूं, आपको मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाना तो मत लेकर जाओ, लेकिन मुझे बार बार छोटा मत कहा करो, मुझे पसंद नहीं। उसने फिर से बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा। तभी उसके पीछे से किसी ने कहा, अगर छोटे को छोटा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इस आवाज को अपने पीछे से आया हुआ सुनकर रूप की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत ही कॉल कट किया और उठकर पीछे पलटा तो अपने पीछे खड़े डेविड को देखकर उसने अपने फोन पर पकड़ कस ली। अगर डेविड ने उसकी बातें सुन ली होगी तो फिर तो उनका खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा, और फिर वह कभी भी विरुद्ध तक नहीं पहुंच पाएंगे। इतनी मेहनत सब कुछ बर्बाद हो जाएगी, और वो समय पर अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी होगी। यही सारे ख्याल रूप के मन में चल रहे थे। उसे खुद की एक बार भी परवाह नहीं थी कि वह पकड़ा गया है तो उसका क्या होगा। उसे परवाह थी तो सिर्फ इस बात की, कहीं अपने मिशन में फेल न हो जाए और एक मुजरिम उनके हाथ से निकल ना जाए। रूप चेहरे पर बिना कोई भाव लिए डेविड की तरफ देख रहा था, और डेविड के भी चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। बहुत ही हिम्मत करके रूप ने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और क्या कहा आपने अभी अभी मुझे? मैंने कहा जब तुम छोटे हो तो तुम्हें छोटा ही कहेंगे ना, डेविड ने कहा। तो रूप तुरंत ही बोला, आपको किसी ने बताया नहीं है क्या? चुपके से किसी की बातें सुना बैड मैनर्स होता है, और क्या क्या सुना आपने? वह ऐसे पूछ रहा था जैसे डेविड उसे अभी बता देगा कि उसने क्या सुना। डेविड 2 कदम आगे आया और कहा, कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही सुना कि तुम बोल रहे थे कि तुम्हें बार बार छोटा सुनना पसंद नहीं। उसकी बात सुनकर रूप ने राहत की सांस ली, हालांकि उसे अभी पूरी तरीके से विश्वास नहीं हुआ था। रूप ने अपना बैग उठाया और वहां से जाने लगा तो डेविड ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ, क्यों नहीं जा सकता क्या? रूप ने उसकी तरफ मुड़ते हुए चिढ़कर कहा। तभी डेविड ने अपनी जेब से निकालकर कुछ उसके हाथ में रखा। रूप ने देखा तो वह पैसे थे, जिन्हें देख उसकी आंखें छोटी हो गई और वह सवालिया नजरों से डेविड को देखने लगा। डेविड ने उसकी तरफ देख कहा, इनका इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के लिए करना, फालतू चीज खरीदने के लिए नहीं, समझे? कहकर उसने दोबारा कुछ रूप के हाथ पर रखा तो इस बार वह एक चॉकलेट थी। और बच्चे हो तो बच्चे वाले शौक रखो, चॉकलेट खाया करो, समझे? बोलकर वह वहां से चला गया। रूप उसे पीछे से जाते हुए देखा रहा। यह आदमी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैसे तो कभी मुस्कुराता भी नहीं था, लेकिन न जाने आजकल उसे क्या हो गया था जो बहुत ही अजीब सी हरकतें करने लगा था। पहले उसे ड्रग्स लेने से रोकना और अब उसके लिए चॉकलेट लेकर आना उसकी चिंता करना। रूप को ये सब कुछ बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। उसके अकॉर्डिंग डेविड एक क्रिमिनल था जो विरुद्ध के साथ मिलकर बहुत से लोगों की जिंदगी खराब कर रहा था, और एक क्रिमिनल से वह किसी के लिए भी दया या फिर चिंता की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखता था। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल ही उल्टा था। ये लोग क्रिमिनल तो थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छे भी थे। जैसा कि उसने विरुद्ध के बारे में सुना था कि वह समय से बहुत प्यार करता है, और आर्यन के लिए प्रोफेसर देवांश का प्यार भी उसकी नजरों से छुप नहीं पाया था। मोक्ष तो था ही इतना चंचल कि उसे क्या दूसरों का उससे प्यार हो जाए। और अब ये डेविड, रूप का दिमाग पूरी तरीके से चकरा गया था। रात का वक्त था और काला अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। जब एक किराने की दुकान से सृष्टि और करिश्मा खड़ी हुई, उसे दुकान पर नजर रखे हुई थी। करिश्मा ने धीरे से कहा, तुम्हें पूरा विश्वास है कि वह लोग हमें यही मिलेंगे? इस जगह को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई यहाँ पर इलीगल काम करता होगा, क्योंकि यहाँ पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा है।
यही तो है जहां हम नहीं सोच सकते, हमेशा जुर्म वही होता है, यहाँ पकड़े जाने का खतरा ज्यादा, इसलिए उन्होंने ये जगह चुनी क्योंकि पुलिस वाले यही सोचते हैं कि ऐसी जगह पर कभी कोई काला धंधा नहीं करेगा। और डोंट वरी, तुषार की इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती, उस चरण की लोकेशन यहीं पर मिली है, इसी दुकान के अंदर, बस हमें सही वक्त का इंतजार करना है। कहते हुए सृष्टि की नजरें चारों तरफ बनी हुई थी। दोनों लड़कियां वही खड़ी उसे दुकान पर नजर रखे हुए थे। जब उन्हें कोई उसे तरफ आते हुए नजर आया, वह दोनों जल्दी से गाड़ी के पीछे छुप गई। वह आदमी आया और चारों तरफ देखते हुए किराने की दुकान के पास जाकर खड़ा हो गया। दोनों लड़कियां उसकी ही तरफ देख रही थी। जब उन्हें अपने पीछे किसी के होने का एहसास होने लगा, दोनों के हाथ तुरंत ही अपनी गन पर गए, लेकिन तभी उनके पीछे मौजूद दोनों शख्स में से एक ने कहा, डोंट वरी, हम हैं, इस धर्मेश का पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं। इस आवाज को सुनकर दोनों लड़कियां शांत हो गई क्योंकि उनके पीछे खड़े हुए राज और टाइगर को वह पहचान गई थी। वही धर्मेश उस दुकान के सामने आया और आसपास देखते हुए उसने शटर पर 2 से 3 बार खटखटाया। कुछ ही पल बाद शटर ऊपर हुआ और धर्मेश अंदर चला गया। इसके बाद वह शटर दोबारा से नीचे हो गया। टाइगर ने उन तीनों से कहा, तैयार रहो, हमें अंदर जाना है, अंदर चाहे कितने भी लोग हो उन्हें मार देना, लेकिन चरण को हमें जिंदा पकड़ना है, वही है अब जो हमें विरुद्ध तक पहुंचाएगा। उसके कहने पर तीनों ने सहमति में सिर हिलाया और वह सावधानी से उस दुकान की तरफ बढ़ गए। आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी यह कहानी। और आज का एपिसोड आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और साथ ही एपिसोड को लाइक और शेयर भी जरूर करें। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स। चैप्टर 25 मिशन सक्सेसफुल। अब आगे। रात का वक्त था जब एक किराने की दुकान के बाहर टाइगर के साथ राज, सृष्टि और करिश्मा मौजूद थे। अभी अभी धर्मेश उनकी आंखों के सामने उसे दुकान के अंदर गया था। इसके बाद उन्होंने भी अपने कदम उस दुकान की तरफ बढ़ाए। चलते हुए ही करिश्मा ने धीमी आवाज में कहा, अंदर जाने का सिर्फ एक यही रास्ता है, उसके अलावा बाकी कोई और रास्ता नहीं। उसकी बात पर टाइगर ने बस सहमति में सिर हिला दिया। वह लोग दुकान के करीब पहुंच चुके थे जब अपनी टीम को तैयार रहने का इशारा करते हुए टाइगर ने शटर पर हाथ मारा। ये बिल्कुल उसने ऐसे ही किया था जैसे कि धर्मेश ने किया था। कुछ पल के इंतजार के बाद आधा शटर ऊपर हुआ और दूसरी तरफ 2 पैर नजर आने लगे। टाइगर ने एकदम से ही शटर को पकड़कर पूरा ऊपर उठा दिया, जिससे दूसरी तरफ मौजूद आदमी एकदम से चौंक उठा। उसे लगा जैसे उसका ही कोई आदमी आया, लेकिन सामने खड़े टाइगर को देखकर उसकी आंखें फैल चुकी थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक गोली उसके माथे के बीचों बीच आकर लगी। वह अपनी जगह खड़े खड़े ही पीछे गिर गया। उसकी आंखें अभी तक खुली हुई थी लेकिन सांसें रुक चुकी थी। करिश्मा ने अपनी साथ खड़ी सृष्टि की तरफ देखा जिसने अभी अभी उस आदमी को गोली मारी थी। सृष्टि आगे बढ़ते हुए बोली, इतना ज्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है और तारीफ करनी है तो बाद में कर लेना, फिलहाल हम मिशन पर है। बोलकर वह दुकान के अंदर चली गई। करिश्मा भी जल्दी से उसके पीछे गई। टाइगर और राज सबसे आगे थे। अंदर जाकर करिश्मा ने शटर को दोबारा बंद कर दिया। उन्होंने दुकान की तरफ देखा तो वह एक साधारण सी किराने की ही दुकान लग रही थी, जो बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं थी और सबसे बड़ी बात वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। राज ने चारों तरफ नजरें घूमते हुए कहा, सर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन धर्मेश तो अंदर आया था, फिर कोई यहाँ पर नजर क्यों नहीं आ रहा? जरूर यहाँ पर कोई खुफिया जगह है, हमें उसे ही ढूंढना है, टाइगर ने कहा और वह चारों ही अलग अलग होकर वहां कोई खुफिया जगह ढूंढने लगे। करिश्मा काउंटर की तरफ आई तो उसे जमीन पर एक दरवाजा नजर आया। उसने तुरंत ही सभी से धीमी आवाज में कहा, यहाँ पर नीचे जाने का रास्ता बना हुआ है। उसके बुलाने पर तीनों उसे तरफ आए। राज ने वह जमीन में बना हुआ दरवाजा खोला तो नीचे जाने के लिए बनी हुई सीढ़ियां नजर आने लगी। टाइगर ने उन्हें इशारा किया तो एक एक कर वह नीचे सावधानी से उतरने लगे। वह हैरान थे कि जमीन के अंदर एक दुकान जितनी ही जगह थी, लेकिन वहां रोशनी बहुत ही ज्यादा कम थी। बस कुछ पीली रोशनी ही वहां फैली हुई थी और कुछ बक्से भी वहां पर रखे हुए थे। सीढ़ियों की दीवार के सहारे ही राज ने झांक कर देखा तो अंदर तकरीबन 15-20 लोग मौजूद थे। उसने धीरे से कहा, कम से कम भी 15-20 लोग मौजूद हैं और उनके पास हथियार भी है। समझने की कोशिश करो कि वहां पर क्या हो रहा है और वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। टाइगर ने भी उसकी ही तरह धीमी आवाज में कहा तो राज ने सिर हिला दिया और फिर से हल्का सा सिर बाहर निकालकर अंदर देखने लगा। एक टेबल के दूसरी तरफ कुर्सी डालकर बैठे हुए शख्स ने एक पैकेट टेबल पर धर्मेश के सामने रख दिया और कहा, क्या बात है, इस हफ्ते में तीसरी बार आया तू माल लेने के लिए? मैंने कहा था ना चरण भाई की कॉलेज के बच्चे कुछ ज्यादा ही शौकीन होते हैं। आज तो एक को मना भी करना पड़ा माल खत्म हो जाने की वजह से, तो वो गिड़गिड़ा कर बोलने लगा कि उसको चाहिए ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप एक पैकेट और दे दो, वैसे भी ज्यादा यहाँ आना खतरे से खाली भी नहीं है। धर्मेश ने पहला वाला पैकेट उठाते हुए एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। चरण ने वही काम कर रहे एक लड़के को आवाज देते हुए कहा, छोटू एक पैकेट और दे जरा। उसके कहने पर छोटू ने एक पैकेट और दिया जिसे चरण ने धर्मेश के सामने रख दिया। धर्मेश ने दूसरा पैकेट भी उठाया और चरण को नमस्ते करते हुए वहां से जाने के लिए बढ़ गया। वो जैसे ही सीढ़ियों के पास आया, सीढ़ियों पर सबसे आगे खड़े राज ने बिना सोचे समझे उसे गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर अंदर मौजूद सभी लोग एकदम से चौंक उठे। तभी सीढ़ियों के पास छुपे हुए चारों लोग सामने आए और उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। चरण के लोग जल्दी से छुपाते हुए अपने हथियार निकालकर उनका सामना करने लगे। चरण भी जल्दी से छुप गया। वह हैरान था कि कैसे कोई उसके इस गोदाम तक पहुंच गया, लेकिन अभी सबसे जरूरी उसका यहां से भागना था, इसलिए वह अपने लोगों को टाइगर और उसकी टीम को संभालने का बोलकर खुद वहां से भगाने के लिए सीढ़ियों की तरफ जाने लगा, जो कि एकमात्र रास्ता था। टाइगर की नजर उसे पर गई तो वह अपनी टीम को बाकी लोगों को संभालने का बोलकर सीधा चरण की तरफ चला गया, लेकिन तभी एक आदमी साइड से निकालकर आया जिसके हाथ में एक बड़ा सा खंजर था और उसने टाइगर पर वार कर दिया। टाइगर की कमर पर एक कट लग गया और वहां से खून बहने लगा, लेकिन उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा और उसने उसे आदमी के दोबारा वार करने से पहले ही उसका हाथ पकड़कर एक झटके में तोड़ दिया। उसकी चीख वहां गूंज उठी। उसे वहीं छोड़कर टाइगर जल्दी से चरण के पीछे निकल गया। इधर सृष्टि हर एक गोली के साथ एक लाश गिरा रही थी। उससे कुछ दूरी पर ही करिश्मा भी सामने वालों पर बात कर रही थी। तभी सृष्टि की नजर करिश्मा की तरफ बढ़ रहे एक आदमी पर गई और उसने एकदम से गन घुमाकर उस पर निशाना लगा दिया। वह आदमी वही करिश्मा के पैरों के पास गिर गया। करिश्मा ने उसकी तरफ देखा और फिर सृष्टि की तरफ और उसे आंखों से ही थैंक यू कहा। सृष्टि बस हल्के से मुस्कुरा दी। कुछ ही पलों में वहां पर सब कुछ शांत हो चुका था। चरण के आदमी मरे पड़े हुए थे। राज ने दोनों लड़कियों के पास आकर कहा, सर चरण के पीछे गए हैं, चलो जल्दी। उसके कहने पर दोनों ने सिर हिलाया और फिर वह सभी उस गोदाम से बाहर की तरफ निकल गए। इधर चरण ऊपर आ गया था और वह शटर खोलकर बाहर भागने लगा, लेकिन तभी एक डंडा आकर उसके पैरों में लगा और वो सीधा मुंह के बल जाकर नीचे गिर गया। टाइगर ने तुरंत ही उसके पास आकर उसे अपने इशारे पर लेते हुए कहा, कोई भी हरकत करने की कोशिश मत करना, चुपचाप हमारे साथ चलो वरना मैं तुम्हें मार भी सकता हूं। चरण ने उसकी तरफ सिर उठाकर देखा और बस दांत पीसते हुए रह गया।
बाकी तीनों भी वहां पहुंच गए तो टाइगर ने उनकी तरफ देखा। एक हल्की मुस्कान के साथ करिश्मा ने कहा, मिशन सक्सेसफुल रहा टाइगर। उसके कहने पर टाइगर ने बस सिर हिला दिया। आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी यह कहानी। और आज का एपिसोड आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और साथ ही एपिसोड को लाइक और शेयर भी जरूर करें। प्लीज सब्सक्राइब कमेंट लाइक करो फोल्डेड हैंड्स।